Today is the turn to start discussing last unit of our second book, that is organic chemistry, and the name of last unit is nuclear magnetic resonance spectroscopy. Sorry, magnetic spectroscopy लिख दिया मैंने. This is nuclear magnetic resonance spectroscopy. ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है. एनएमआर से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर का पता चल जाता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको पढ़ रहे हैं. कैसे? लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. देखिए, न्यूक्लियंस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ठीक है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं अराउंड देयर एक्सिस, उस तरह से ये भी स्पिन करते हैं अराउंड देयर एक्सिस. स्पिन कर रहे हैं. एंड इफ न्यूक्लियंस डू नॉट हैव पेयर्ड स्पिन, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, दो तरह की स्पिन करता है, वो प्लस हाफ और माइनस हाफ. इस तरह से हर एक प्रोटॉन भी प्लस हाफ, न्यूक्लियन भी प्लस हाफ और माइनस हाफ की स्पिन शो करेगा. अगर ये पेयर है, प्लस और माइनस हाफ पेयर हो गए स्पिन, तो जीरो हो गया स्पिन. प्लस हाफ कैंसल्स विद माइनस हाफ. सो अगर तो सारे के सारे न्यूक्लियंस पेयर्ड हैं तो न्यूक्लियस में कोई स्पिन नहीं बचेगी. लेकिन अगर पेयर्ड सारे के सारे नहीं हैं तो नेट रिजल्टेंट स्पिन जो है वो न्यूक्लियस की बच जाएगी. समझ रहे हैं मेरी बात को? प्लस हाफ के 10 हैं, माइनस हाफ के 9 ही हैं, तो नेट स्पिन क्या बची? प्लस हाफ. दैट्स व्हाट है कि नहीं? और अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, अगर वो नेट स्पिन न्यूक्लियस के अंदर है, तो अगर प्रोटॉन की वजह से वो है स्पिन चार्ज पार्टिकल की वजह से, तो स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल बिहेव लाइक ए टेनी बार मैग्नेट. छोटी सी मैग्नेट के मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगी एंड क्रिएट्स ए मैग्नेटिक मोमेंट along the axis of spin. So such nucleus behave like a tiny bar magnet. वो ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट स्पिन हो, तो वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. अब कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियस होंगे जिनके पास नेट रिजल्टेंट स्पिन हो, बच जाती हो, प्लस हाफ माइनस हाफ के साथ पूरा कैंसिल नहीं होता हो, कुछ ना कुछ बच जाती हो, इधर प्लस में बचे चाहे माइनस में बचे. ठीक है, वो तो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है. प्लस हाफ भी हो सकती है, उसका मल्टीपल भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है. ठीक है, प्लस हाफ 1, 3/2 इस तरह से. ये अगर 3 है तो 3/2 हो जाएगी, 4 है तो 4/2 दैट इज 2, 5 हैं तो अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड होने चाहिए. तो जितने भी होंगे उतनी स्पिन आपकी स्पिन क्वांटम नंबर बन जाएगा आपका. अब यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियस जिनका मास नंबर दैट इज एटॉमिक मास ऑड हो, तो एटॉमिक नंबर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, उनमें नेट रिजल्टेंट स्पिन होगी ही होगी. जैसे हाइड्रोजन का एटम है कार्बन 6, नीचे क्या होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या होता है, तो ये इवन है और ऊपर ऑड है. ये ऑड है, ऊपर ऑड है, तो ऑड और इवन कुछ भी हो उसमें नेट रिजल्टेंट स्पिन होती है. एग्जाम्पल ये है. और अगर एटॉमिक नंबर इवन है, एटॉमिक मास नंबर इवन है, तब एटॉमिक नंबर सिर्फ ऑड ही होना चाहिए, तभी जाके उसमें नेट रिजल्टेंट स्पिन होगी, अदरवाइज नहीं होगी. एटॉमिक नंबर ऑड अगर है तो उसमें नेट रिजल्टेंट स्पिन हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी. ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर आई फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि हमने सिर्फ हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में. हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है उसके रेजोनेंस हमने स्टडी करना है. तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसलिए इसको PMR भी बोलते हैं एनएमआर की जगह. P का मतलब प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, या हाइड्रोजन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, PMR भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन ही होता है इसका. तो इसके पास एक ही प्रोटॉन है, सो इसकी स्पिन जो होगा, जो आई की वैल्यू होगी स्पिन क्वांटम नंबर की, वो ये या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी.
सो पीएमआर ही हमने बेसिकली डिस्कस करनी है। पीएमआर का मतलब ऐसी एनएमआर जिसमें हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, तो हमने हाइड्रोजन की अगर स्पिन ले ली तो कार्बन की स्पिन हम उसमें कंसीडर ही ना करें, तो हाइड्रोजन की स्पिन से ही हमें उसकी स्ट्रक्चर का पता लग जाएगा, तो उसको पीएमआर ही में ही हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर स्पिन ऑफ हाइड्रोजन 1H1 ऑफ ए सैंपल आर नॉर्मली रैंडम। जब देखिए ऐसे ही है वो, तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया, उसमें पता नहीं कितने कार्बन है, उसके कार्बन के साथ पता नहीं कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उनकी सारे हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई की स्पिन, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उनकी स्पिन रैंडम होगी। वो प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ भी हो सकती है, उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। लेकिन जब ऐसे सैंपल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का एक वेक्टर होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट की इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब दो ही पॉसिबिलिटी बचती हैं जितने भी हाइड्रोजन के एटम उस सैंपल के अंदर हैं, कि उनके न्यूक्लियाई या तो अगेंस्ट द स्पिन अलाइन हो या अलाइन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है। प्लस हाफ ये शो करने की कोशिश की है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H0 लगाई है मैंने, स्ट्रेंथ उसकी ये है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ को है। तो हाइड्रोजन एटम अगर इस तरफ को स्पिन कर रहा है, देखिए क्लॉकवाइज, तो ये प्लस हाफ है, तो इसका वेक्टर इसी साइड को बनेगा, तो ये अलाइन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और अलाइन अगेंस्ट माइनस हाफ स्पिन आई एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका वेक्टर निचली साइड को हुआ। अब देखिए जब ये था न्यूट्रल, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं की थी, जीरो स्ट्रेंथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये एनर्जी है। लेकिन जैसे जैसे अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एनर्जी स्प्लिट हो गई, नीचे प्लस हाफ, ऊपर माइनस हाफ। जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतना ही ज़्यादा एनर्जी गैप होगा। जैसे डेल्टा E1 में एनर्जी गैप कम, डेल्टा E2 में एनर्जी गैप ज़्यादा, ठीक है। अब ये लोअर, अब आधे प्रोटॉन जो हैं वो पहले लोअर में आएंगे, लोअर के साथ लाइन करेंगे, लोअर सारी भर जाएगी, तो फिर जितने प्रोटॉन होंगे वो उनको डेफिनेटली माइनस आई में जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि लोअर एनर्जी की पहले फील होगी सारे स्टेट्स, तो लो एनर्जी हमेशा भरी होगी। हो सकता है सारे के सारे हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई जो नेट रिजल्टेंट स्पिन शो कर रहे हैं, वो सारे के सारे प्लस हाफ स्टेट में ही हो, लोअर एनर्जी स्टेट में ही हो। लेकिन अब यहाँ से लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाने के चांसेस बन जाते हैं। कब बनेंगे? जब एनर्जी इसके बराबर मिलेगी, इस एनर्जी गैप के बराबर की एनर्जी अगर मिली, तो वो एनर्जी अगर मिल रही है इसको इस एनर्जी गैप के बराबर की, तो किससे मिल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। किससे मिल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो उस रेडिएशन की एनर्जी और इस एनर्जी गैप जब ये आपस में मैच करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस ऑफ एन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड दिस एनर्जी गैप बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट्स। और जब भी रेजोनेंस होता है, ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट को प्रोटॉन जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन। याद रखना इस टर्म को, फ्लिपिंग। लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट को जब जाएंगे, एंड एट फ्लिपिंग न्यूक्लियर आर इन रेजोनेंस विद द रेडिएशन। और एनर्जी निकालने का E इक्वल टू H न्यू, that is gamma into H. H is the Planck's constant, H0 is the strength of applied magnetic field upon 2 pi. Gamma is gyromagnetic ratio, another constant. और हाइड्रोजन के लिए एक कांस्टेंट है, फॉर प्रोटॉन its value is 26,750, इस कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो ये था। अब ओरिजिनल ऑफ सिग्नल कब होगा? देखिए, ओरिजिन ऑफ सिग्नल तो तभी होगा जब रेजोनेंस होगा, इसलिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम हुआ। न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस का, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फॉर्म के इन्फ्लुएंस में स्प्लिट होगा तो एनर्जी गैप होगा तो उस एनर्जी गैप के बराबर की रेडिएशन जब उसको मिलेगी दैट विल क्रिएट ए रेजोनेंस, और रेजोनेंस जब होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लोअर स्टेट से हायर स्टेट को जाएगा, और उस एब्जॉर्प्शन बैंड को हम सिग्नल कहते हैं। तो वो जो सिग्नल होगा, तो जनरली रेजोनेंस करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, या तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट कर दीजिए, उसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी। अब आप वायरिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते रहिए, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो एनर्जी गैप कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, इस तरह से। तो आपके पास NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 3 रेंज में आते हैं, 40 मेगाहर्ट्ज़ की फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी वाले, 60 मेगाहर्ट्ज़ की फिक्स फ्रिक्वेंसी वाले और 100 मेगाहर्ट्ज़ की फिक्स फ्रिक्वेंसी वाले। ये इसी फ्रिक्वेंसी पे ये एक ही रेडिएशन छोड़ेंगे, ठीक है। आप अप्लाई करिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लोअर टू हायर एंड, दिस इज लो फील्ड, दिस इज हाई फील्ड, इस तरह से, ठीक है। और जहाँ पे 60 का मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे रेजोनेंस होगा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन आ जाएगी, जहाँ पे इस H0 जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी गैप भी बढ़ता रहेगा, H0 जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी गैप भी बढ़ता रहेगा। और जहाँ पे एनर्जी अगर 40 मेगाहर्ट्ज़ का लिया है उसके बराबर हुई, या 60 का लिया है उसके बराबर हुई, जहाँ पे रेजोनेंस होता है वहीं पे ही इस तरह का एक एब्जॉर्प्शन पीक आएगी। आई बात समझ में? उस एब्जॉर्प्शन पीक को हम सिग्नल का नाम देते हैं, और ये सिग्नल हमेशा चार्ट में प्रिंटेड फॉर्म में आएगा, जिसमें लेफ्ट साइड जो है उसका लो फील्ड एरिया बोलेंगे और राइट साइड इसका हाई फील्ड एरिया बोलेंगे। अगर आपके सैंपल में एक ही तरह के प्रोटॉन हैं, एक ही तरह के हाइड्रोजन एटम हैं, एक ही तरह मीन्स उसका लोकल एनवायरनमेंट सेम है, तो एक ही सिग्नल आएगा। लेकिन हाइड्रोजन एटम एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अलग अलग एनवायरनमेंट में है, एक कार्बन के साथ CH2 है, दूसरे के साथ CH3 है, तो इनका एनवायरनमेंट अलग अलग हो गया लोकल, तो वो अलग अलग जगह पे एब्जॉर्प्शन बैंड शो करेंगे, एंड दैट इज द बेस ऑफ NMR या PMR. So I think this is sufficient for today. Tomorrow we will start for discussing further. And this was the base of nuclear magnetic resonance spectroscopy. Okay, thank you.